गाइस, पिछली वीडियो में हमने बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स के बारे में बात करी थी, जहां पे एक टाइम ट्रैवलर पास्ट में ट्रैवल करके आइंस्टाइन के साथ मिलता है। आपको पता ही है कि आइंस्टाइन ने अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी 1905 में डिस्कवर करी थी। ये थ्योरी बहुत ही सक्सेसफुल रही थी और इस थ्योरी की वजह से आइंस्टाइन को एक नोबेल प्राइज भी दिया गया था। दो तीन लाइनों में पहले बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद मैं इस वीडियो में बात करूंगा ट्विन पैराडॉक्स के बारे में। मेरा मेन फोकस इस वीडियो में रहेगा ट्विन पैराडॉक्स के ऊपर। जैसे कि आइंस्टाइन ने 1905 में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डिस्कवर करी थी, मतलब कि अगर मैं बात करूं 1900 की, तो आइंस्टाइन को स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा। लेकिन आज अगर मैं 2024 की बात करूं तो सबको पता है कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है। मैं एक काम करता हूँ कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ लेता हूँ और 1900s में पास्ट टाइम ट्रैवल करके जाऊंगा और आइंस्टाइन को वही थ्योरी अच्छे से समझाऊंगा। आइंस्टाइन उस थ्योरी को पढ़ के बहुत खुश होंगे, क्योंकि ये आइडिया तो आइंस्टाइन को 5 साल के बाद आने वाला है ना। लेकिन मैंने क्या करा, मैंने पास्ट टाइम ट्रैवल करा और 5 साल पहले मतलब 1900 में जाके आइंस्टाइन को सारी की सारी थ्योरी समझा दी। आइंस्टाइन ने वो थ्योरी पब्लिश कर दी। अब मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि वो थ्योरी पब्लिश किसने करी, वो थ्योरी किसकी थी? क्योंकि थ्योरी तो मैं जाके आइंस्टाइन को समझा रहा हूँ, वो भी पास्ट टाइम ट्रैवल करके। तो ये एक बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स का बड़ा तगड़ा लूप है। टाइम लूप कहते हैं इसको। इसकी इन डेप्थ स्टडी करने के लिए मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने दो एग्जांपल्स दे के अच्छे से समझाया है बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स को। जितने भी साइंस लवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और जितने भी उनके फ्रेंड्स हैं उनसे ये सारी वीडियोस शेयर कर दें, क्योंकि मैं हर दूसरे या तीसरे दिन ऐसे ही फैसिनेटिंग फैक्ट्स आपके लिए लेके आता रहता हूँ। अब मैं बात करूंगा ट्विन पैराडॉक्स के बारे में। ट्विन पैराडॉक्स भी आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की उपज है। आपको पता ही है कि टाइम स्पेस में बहुत ही स्लो हो जाता है, कई जगह पे फास्ट हो जाता है। ट्विन पैराडॉक्स टाइम डिलेशन के कंसेप्ट के ऊपर आधारित है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ट्विन पैराडॉक्स के कंसेप्ट के ऊपर ये कहती है कि अगर मान लिया जाए कि दो ट्विन्स हैं, उन दोनों ट्विन्स में से एक ट्विन को स्पेस में भेजा गया है लाइट की स्पीड के ऊपर और दूसरा जो ट्विन है वो धरती के ऊपर ही रहता है। तो जो ट्विन लाइट की स्पीड से स्पेस में ट्रेवल कर रहा है, वो अगर 5 सालों के बाद वापस पृथ्वी के ऊपर जब आता है तो वो 50 साल अपने दूसरे भाई के साथ छोटा होगा। सोचने में कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है ना, रहस्यमय भी लग रहा होगा, दिमाग भी चकरा रहा होगा। ये है ट्विन पैराडॉक्स का कंसेप्ट। लेकिन ये कैसे हुआ? बहुत तरीके हैं गाइस ट्विन पैराडॉक्स को सही साबित करने के। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया कि दो तरह की फिजिक्स है, क्लासिकल फिजिक्स है, एक क्वांटम मैकेनिक्स है। न्यूटोनियन फिजिक्स क्लासिकल मैकेनिक्स की कैटेगरी में आती है। अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स को न्यूटोनियन फिजिक्स के अकॉर्डिंगली देखते हैं तो हमारे बहुत सारे सवाल है जो हल ही नहीं हो सकते कभी भी। लेकिन अगर ग्रेविटेशनल फोर्स को हम आइंस्टाइन की फिजिक्स के अकॉर्डिंगली देखते हैं तो हमारे स्पेस के कई रहस्य हल हो जाते हैं। उनमें से ये एक ट्विन पैराडॉक्स का रहस्य भी मैं आपको बताना चाहूंगा। थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। अब हम जानते हैं कि लाइट की स्पीड को कांस्टेंट ही रहना पड़ेगा थ्रू आउट द यूनिवर्स। ये एक यूनिवर्सल लॉ है, इस लॉ को कोई भी नहीं चेंज कर सकता है। लेकिन जो टाइम होता है लाइट की स्पीड को कांस्टेंट रखने के लिए खुद स्लो हो जाता है, लाइट की स्पीड को कांस्टेंट रखने के लिए खुद फास्ट हो जाता है। लेकिन कैसे? बड़ी डिटेल में आपको समझाऊंगा। तो जैसे ट्विन पैराडॉक्स की मैंने बात करी, एक ट्विन कहाँ रह गया? धरती के ऊपर रह गया। दूसरा ट्विन कहाँ चला गया? दूसरा ट्विन लाइट की स्पीड के साथ एक नजदीकी तारे का सफर करने के लिए चला गया। कहता है चलो मैं एक नजदीकी तारे से घूम के वापस आता हूँ। तो इसके की पॉइंट्स क्या कहते हैं? इसके की पॉइंट्स ये कहते हैं कि जो बंदा ट्रेवल कर रहा है लाइट की स्पीड के साथ, उसका टाइम स्लो चलेगा रिलेटिव टू अदर ट्विन जो कि अर्थ के ऊपर खड़ा हुआ है। कहने को तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो ट्विन ट्रेवल कर रहा है लाइट की स्पीड के साथ, एक्सीलरेशन होगी, डेसिलरेशन होगी, उसके फ्रेम्स चेंज होंगे, वन इनर्शियल फ्रेम से दूसरे इनर्शियल फ्रेम में जाएगा। लेकिन जो बंदा अर्थ के ऊपर है उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस चेंज नहीं होंगे, वो सिंगल ही रहेगा। रिजल्ट क्या निकलता है फिर? जैसे ही ट्रैवलिंग ट्विन वापस अर्थ के ऊपर आता है, उसकी जो उम्र होती है वो ज्यादा होती है एज कंपैरेटिव टू जो ट्विन अर्थ के ऊपर रुका था। ये टाइम डिफरेंस, ये एज डिफरेंस प्रूव किया जा सकता है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के कंसेप्ट के साथ, जो बताता है कि टाइम और स्पेस आपस में कैसे रिलेटिवली काम करते हैं। अब इस पैराडॉक्स से हमें क्या साबित हुआ? कंक्लूजन्स निकाल लेते हैं ना। फिर उस सवाल का भी जवाब देना है जो मैंने अभी 1 मिनट पहले बोला था कि टाइम कैसे एब्सोल्यूट नहीं है। इस
ट्विन पैराडॉक्स के कंसेप्ट से भी यही कंक्लूजन निकलता है कि टाइम इज नॉट एन एब्सोल्यूट क्वांटिटी। ऑन द ऑपोजिट साइड, लाइट इज कांस्टेंट। लाइट की स्पीड कांस्टेंट रहेगी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, लेकिन टाइम की स्पीड ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी आ सकती है। लाइट की स्पीड को कांस्टेंट रखने के लिए जो टाइम है वो स्लो भी हो जाएगा, फास्ट भी हो जाएगा। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। पिछली वीडियो में मैंने वैसे समझा रखा है अच्छे तरीके से, लेकिन इस वीडियो में भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर मैंने मान लो ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक जाना है नॉर्मल कंडीशंस में, तो मेरे को मान लो लेट सपोज 10 सेकंड लगते हैं या फिर 10 मिनट लगते हैं। लेकिन अगर वही जगह ब्लैक होल्स के किसी आसपास में हो तो क्या होगा? हम जानते हैं कि ब्लैक होल्स इतने भारे होते हैं कि उन्होंने स्पेस टाइम फैब्रिक शीट में बहुत तगड़ी डिस्टॉर्शन पैदा कर रखी होती है। डिस्टॉर्शन की वजह से डिस्टेंस बहुत लंबा हो जाएगा। अब लाइट की स्पीड तो कम नहीं होएगी, लाइट की स्पीड तो उतनी ही रहेगी, लेकिन लाइट की स्पीड को कांस्टेंट रखने के लिए टाइम बहुत ही स्लो हो जाएगा। जितनी डिस्टॉर्शन एक ब्लैक होल ने अपने एरिया के अंदर करी होएगी, एरिया कौन सा है? स्पेस टाइम शीट फैब्रिक में डाली होएगी, उतना ज्यादा टाइम हमारा स्लो चलेगा वहां पे। इस कंसेप्ट को अगर बहुत ही डेप्थ में समझना चाहते हो तो आप इंटरस्टेलर मूवी मैं रिकमेंड करता हूं, आपको जरूर देख लेना। उसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है। लेकिन अगर आप मेरी ब्लैक होल वाली थ्योरी देख लेते हो, ब्लैक होल वाली वीडियो देख लेते हो जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, तब भी आप उतने ही लेवल पे अच्छे तरीके से समझ पाओगे इस टाइम स्पेस की डिस्टॉर्शन में। कैसे टाइम स्पेस के रिलेटिव चलता है, स्पेस टाइम के रिलेटिव चलती है, और स्पेस टाइम शीट में कैसे डिस्टॉर्शंस ये बड़े बड़े प्लैनेट्स प्रोड्यूस करते हैं। न्यूट्रॉन स्टार्स के ऊपर मैंने इन डेप्थ स्टडी डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दी है। गाइस, न्यूट्रॉन स्टार्स ऐसे क्लस्टर्स होते हैं जो ब्लैक होल्स को रिसेंबल करते हैं। लाइट जैसे ब्लैक होल्स में से भी एस्केप करके आगे नहीं जा सकती है, न्यूट्रॉन स्टार्स के ऊपर से भी ब्लैक होल्स की तरह लाइट बच के नहीं जा सकती है। न्यूट्रॉन स्टार्स को भी डिटेक्ट करना यूनिवर्स में बहुत मुश्किल होता है। सारी वीडियोस मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।